चिंतन। आधुनिक युग के मौलिक चिंतकों और सिद्धांतकारों में आई.ए. रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण स्थान है। नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म को सैद्धांतिक आधार प्रदान करने वाले आलोचकों में आई.ए. रिचर्ड्स अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य चिंतन को नवीन आधार प्रदान करते हुए विज्ञान और मनोविज्ञान की सहायता से कविता की सार्थकता और महत्ता की प्रतिष्ठा की है। आई.ए. रिचर्ड्स यानी इवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स का जन्म 1893 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1979 में हुई थी। वे जीवन भर आलोचना के क्षेत्र में प्रयासरत रहे और कॉलरिज के बाद वे महान आलोचक हैं। उन्होंने आलोचना दृष्टि में बहुत कुछ नया जोड़ा है। इसके अलावा उनकी पहली कृति द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा बियॉन्ड, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कॉलरिज और ऑन इमेजिनेशन, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, ये सभी उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। आई.ए. रिचर्ड्स के समय में विज्ञान के बढ़ते हुए महत्व के कारण यह संदेह जोर शोर से व्यक्त किया गया था कि कविता मानव सभ्यता के लिए अब विशेष उसका कविता का स्थान नहीं रह गया है। टॉमस लव पिकॉक ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में यह प्रश्न उठाया था कि क्या कवि इस सब समाज में अर्ध बराबर नहीं प्रतीत होता है। पिकॉक को कवि निहायत पिछड़ा प्राणी लगता रहा, यानी पिकॉक जो है वो कवि को पिछड़ा समझते थे और उनको ये लगता था कि कवि जो है इस सब समाज में अर्ध बराबर हो गए हैं। तो सेले ने अपने विचारात्मक कवि निहायत पिछड़ा प्राणी लगने लगा है, ये सब पिकॉक को लगने लगा। भौतिकवादी दर्शन और विज्ञान की अद्भुत प्रकृति के साथ कविता की सार्थकता और उपयोगिता को लेकर संशय बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में ही आई.ए. रिचर्ड्स का आगमन होता है और आई.ए. रिचर्ड्स ने इसी संशय को मिटाने के लिए आलोचना शास्त्र का निर्माण किया। रिचर्ड्स से पहले मैथ्यू आर्नल्ड की काव्य की उपयोगिता को मुल्लू से सिद्ध कर चुके थे। कल्चर एंड अनार्की तथा एसेज इन क्रिटिसिज्म से पता चलता है कि उनकी बुनियादी चिंता कविता क्या है को लेकर नहीं होकर बल्कि कविता क्या करती है इसको लेकर है। उनकी दृष्टि में कविता का कार्य नैतिक सांस्कृतिक संवेदना का प्रसार और परिष्कार करना है। आर्नल्ड के इस विचार को रिचर्ड्स ने अपने ढंग से आगे बढ़ाया। रिचर्ड्स की विशेषता यह है कि उन्होंने विज्ञान के बढ़ते आतंक को मिटाने के लिए विज्ञान की पद्धति और मनोविज्ञान का सहारा लिया और कविता के महत्व को बताया। नतीजा यह हुआ है कि उनके द्वारा कविता का जो समर्थन हुआ उसे तर्कों से सिद्ध करने के कारण अधिक आदर मिला। आई.ए. रिचर्ड्स और मैथ्यू आर्नल्ड दोनों में समान दृष्टिकोण में बहुत समानता मिलते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड से प्रभावित होने के बावजूद भी टी.एस. इलियट ने आर्नल्ड की कटु आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल आर्नल्ड और रिचर्ड्स के सामने एक चुनौती भरी समस्या यह थी कि भौतिक प्रगति और विज्ञान के प्रसार के कारण मानव समाज का जो नवीन रूप निर्मित हो रहा है उसमें कविता का क्या स्थान है। आर्नल्ड ने सामान्य तर्कों से यह सिद्ध किया था कि कविता से मानव सभ्यता का त्राण संभव है क्योंकि भौतिकवादी दर्शन ने धर्म को ध्वस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में कविता को बचाकर मानव सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। आई.ए. रिचर्ड्स ने आर्नल्ड के मत को नए ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहा कि काव्य से व्यक्ति, समाज और जाति में मानसिक संतुलन पैदा होता है। भौतिकवादी दर्शन और विज्ञान की चुनौती से आधुनिक युग में जब परंपराएं, आस्थाएं, मूल्य व्यवस्थाएं नष्ट हो रही हैं, सभी मूल्य विघटित हो रहे हैं, तब समाज कविता का आश्रय लेकर ही मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है। रिचर्ड्स के बहुत से विचार कॉलरिज से भी निकटता रखते हैं।
कॉलरिज ने आध्यात्मिक तत्वों और मनोविज्ञान को मिलाकर मौलिक चिंतन किया। कॉलरिज की इस मौलिक चिंतन परंपरा को टी.एस. इलियट ने नहीं, रिचर्ड्स ने आगे बढ़ाया। टी.एस. इलियट ने अनेक नई बातें कही, किंतु उन्होंने व्यवस्थित रूप से किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। रिचर्ड्स ने भाषा, विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मवाद, दर्शन आदि को मिलाकर नवीन काव्य सिद्धांतों के महत्व की प्रतिष्ठा की। आइए अब चर्चा करते हैं कि उनका मूल्य सिद्धांत क्या था रिचर्ड्स का। आइए, रिचर्ड्स ने अपने सिद्धांतों की स्थापना से पूर्व अनेक प्रचलित मतों, विश्वासों, मान्यताओं का तर्कपूर्ण खंडन किया। उनके इस प्रकार के तर्कों का सिलसिला उनकी पुस्तक जो है फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, प्रिंसिपल, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री आदि में दिखता है। अनेक प्रभाववादी और आनंदवादी मतों की एक तालिका रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स में दी। प्रभाववाद का अर्थ केवल इतना ही है कि वह सौंदर्य से भावनाओं को जागृत होने को मानता है। रिचर्ड्स ने कहा कि सभी आनंदमूलक भावनाओं का संबंध सौंदर्य से नहीं होता है। फिर एक विशेष प्रकार का आनंद का स्वरूप और स्वभाव ना तो अभी तक निर्धारित किया जा सका है, ना ही उसके द्वारा निर्धारण की उम्मीद ही नजर आती है। उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इस धारणा का विस्तार से खंडन किया है कि मन में कोई विशेष भावना होती है, वह सौंदर्य हमें आनंद देता है। आनंद भावना को अस्वीकार करते हुए रिचर्ड्स ने इसे छायाभास की संज्ञा दी है। उनका तर्क है कि मनोविज्ञान द्वारा किसी स्वतंत्र सौंदर्य भावना का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। सौंदर्य अनुभूति का संबंध उन्हीं सामान्य भावनाओं से है जिसका प्रकाशन और कार्य जीवन के हर एक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहने का मतलब है कविता और पाठक के संबंध पर विचार करते हुए रिचर्ड्स ने काव्य संप्रेषण, काव्य प्रकार के प्रकृति की व्याख्या और विश्लेषण का कार्य बहुत गंभीरता से किया है। वास्तविकता तो यह है कि काव्य प्रभाव के आधार पर ही कविता का मूल्य निर्णय किया जा सकता है। सौंदर्य अनुभूति, काव्य अनुभूति की प्रकृति पर विचार करते हुए वे इस मूल स्थापना पर पहुंचते हैं कि काव्य अनुभूति और जीवन अनुभूति की प्रकृति में तो कोई भेद ही नहीं होता है, वे एक जैसे होते हैं। इनमें से बहुत ही कम अंतर आता है और इनमें अधिक से अधिक अंतर इस बात का होता है कि काव्य अनुभूति और कला अनुभूति में समान अनुभवों की सूक्ष्मतर व्यवस्था होती है, किंतु यह व्यवस्था ना तो तत्वतः भिन्न होती है, ना ही मौलिक। रिचर्ड्स ने एक उदाहरण के जरिए बताया कि जब हम कविता पढ़ते हैं या कोई चित्र देखते हैं या कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग जब हम सुबह में जैसे मान लीजिए गैलरी में टहल रहे हैं तो उस वक्त जो फीलिंग होती है उससे अलग नहीं होती है। यानी कविता सुनना, कविता पढ़ना, मधुर गीत गाना सुनना, इन सब चीज़ों से जो हमारी फीलिंग आ रही है, जो हमें सुख मिल रहा है, वही सुख हमें गैलरी में टहलते हुए मिल रहा है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं, उसकी प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। कांट के पूर्ववर्ती और परवर्ती लेखकों का हवाला देते हुए आगे रिचर्ड्स ने कहा है कि जो लोग कला के बारे में बहुत हवा बना के रखे हैं, ये कला विशिष्ट, अद्वितीय है, असाधारण अनुभव होता है, उसकी सत्ता जो स्वीकार करते थे या उसके पक्ष में जो ऊंचे दलील चुन के दलीलें पेश करते थे, कविता ये है वो है, वे दलीलें आज भ्रामक सिद्ध हो गई हैं। वो सब दो कौड़ी का दलील है। मनोविज्ञान में इस प्रकार के अनुभव के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा रिचर्ड्स का मानना है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर रोज़मर्रा का जो अनुभव है, गैलरी में टहलते हुए जो अनुभव आ रहा है वही कविता पढ़ने से भी आ रहा है, तो फिर इस अभिन्न सौंदर्य अनुभूति की अपनी विशिष्ट पहचान क्या है? रिचर्ड्स का इस प्रश्न को लेकर उत्तर यह है कि यह अनुभव हमारे भीतर कुछ अलग ढंग से घटित होता है, अधिक जटिल होता है, प्रायः अन्य अनुभवों की तुलना में अधिक एकाग्र और संगठित होता है, किंतु यह जीवन के अन्य क्रियाकलापों से भिन्न नहीं होता है। मतलब ये थोड़ा जटिल होता है, इसमें
चीज़ें जो हैं अधिक अलग ढंग से व्यक्त होती हैं, ये अंतर हैं, लेकिन वो हमारे सामान्य रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उसी की तरह होते हैं। सौंदर्य में सौंदर्य अनुभूति में मूल्य का समावेश अवश्य रहता है। सुंदर वही है जो मूल्यवान है। मतभेद की गुंजाइश तो तब पैदा होने लगती है जब मूल्य की व्याख्या होती है। आनंदवादी विचारक मान रहे हैं कि सौंदर्य एक विशिष्ट प्रकार का मूल्य है, यानी आनंदवादी जो विचारक होते हैं वो कविता के सौंदर्य को, यानी कविता को एक हवा की तरफ पेश करते हैं कि बहुत बड़ा तोपची चीज़ है, जबकि रिचर्ड्स ऐसा नहीं मानते हैं। और आनंदवादी कहते हैं कि सौंदर्य एक विशिष्ट प्रकार का मूल्य है, लेकिन वो ना तो इसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं ना तो इसकी व्याख्या हो सकती है ना ही परिभाषा दी जा सकती है। जबकि रिचर्ड्स का मानना है कि सौंदर्य में जो मूल्य निहित है उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उन्होंने सारा संक्षेप में व्यवस्था और संतुलन को स्थान दिया है। कांट ने सौंदर्य का पहला वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया था। उसके बाद सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत सौंदर्य पर विचार विवेचन का तो मानो सिलसिला शुरू हो गया। चिंतकों का एक वर्ग कला अनुभव से उत्पन्न आनंद को, यानी कला अनुभव जो साहित्य पढ़ने के बाद जो हमें फीलिंग आ रही है उससे जो आनंद मिल रहा है उसे कुछ चिंतकों ने सार्वभौमिक बता दिया। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। नतीजा यह हुआ है कि कला अनुभूति या सौंदर्य अनुभूति को विशिष्ट और अद्वितीय मानने की परंपरा चल पड़ी कि मतलब कला जो साहित्य का जो पढ़ने से जो आनंद मिलता है वो अद्वितीय है, वो विशिष्ट है। पूरी शक्ति से रिचर्ड्स ने इसी अद्वितीयवादी परंपरा का खंडन कर दिया। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कविता कोई तोपची चीज़ नहीं है। सौंदर्य अनुभूति को सामान्य जीवन अनुभूति की कोटि में रखते हुए रिचर्ड्स ने उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए कहा कि साइनेस्थेसिस अर्थात हमारे मनोवेगों के संतुलन और सामंजस्य में विशेष बात यह है कि हमारे सभी आवेग अपनी प्रकृति से सामंजस्यपूर्ण नहीं होते हैं। विरोधी आवेगों में टकराहट या संघर्ष तो होता ही रहता है। साइनेस्थेसिस की शक्ति से संचालित इस निर्वैयक्तिकता का अनुभव पाठक की अधिक अभिरुचियाँ एकाग्र भाव से शामिल रहती हैं और संपूर्ण व्यक्तित्व में सक्रियता आ जाती है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रिचर्ड्स ने साइनेस्थेसिस के स्थान पर सिंथेसिस शब्द का प्रयोग किया और इस पूरे व्यापार को पाठकीय संदर्भ में व्यक्त किया। उन्होंने यह सिद्धांत विकसित किया कि कविता का उद्देश्य मानव की अधिकाधिक वृत्तियों को परिसंतोष प्रदान करते हुए उनमें संतुलन और सामंजस्य को स्थापित करना है। उन्होंने वृत्तियों को समझाने की सुविधा के लिए दो वर्गों में बांट दिया, अनुकूल और प्रतिकूल ऐसा। ऐसी कोई वस्तु या व्यापार नहीं, ऐसी भी कोई वस्तु या व्यापार जो किसी भी वृत्ति या परितोष को संतोष प्रदान करती है वो सभी मूल्यवान होती हैं, लेकिन उसकी मूल्यता के मूल्यांकन का आधार यह होता है कि वो अपने सामान्य या अपने से महत्वपूर्ण किसी वृत्ति में विक्षोभ पैदा नहीं करे। चूँकि वृत्तियों के परितोष की परंपरा में कुछ तोष और कुछ क्षोभ उत्पन्न होता ही रहता है, इसलिए उसमें संतुलन होना चाहिए जो मानवीय संभावनाओं की कम से कम क्षति करे। वास्तव में संतुलन और सामंजस्य, आइए रिचर्ड्स जो है संतुलन और सामंजस्य रखना चाहते हैं जो अनुभव है, कला अनुभव और जो रोज़मर्रा के जीवन के अनुभव है उसमें, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को हवा बना के नहीं देखना चाह रहे हैं। तो उन्होंने इसके दो भेद किए हैं और इसी को आधार बना के उन्होंने कविता भी दो तरह के बताई हैं, जिसमें एक अपवर्जी कविता, एक समावेशी कविता। अपवर्जी कविता में घटित होने वाले सामंजस्य में परस्पर विरोधी भावों के निषेध से सामंजस्य सीधा सरल होता है। समावेशी काव्य में सामंजस्य का प्रभाव सघन होता है, क्योंकि समावेशी में कई सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए एकाग्र किंतु जटिल होता है, क्योंकि उसमें अधिकाधिक विरोधी भावों को स्वीकार किया गया है और द्वंद्वात्मक भावों के परिहार की भी सामर्थ्य होती है। अपवर्जी को रिचर्ड्स कला में उच्च स्थान नहीं देते हैं, किंतु वे समावेशी काव्य को, जिसमें जटिल से जटिल चीज़ें विरोधाभासी भावों, विरोधी भावों को जो है
अभिव्यक्ति होती है उसको जो है आई रिचर्ड्स बहुत ही महत्व देते हैं और संतुलन सामंजस्य सिद्धांत को प्रतिष्ठित करते हैं। रिचर्ड्स ने समावेशी काव्य की महिमा को प्रतिपादित करने में विषय वस्तु और शैली दोनों की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि समावेशी काव्य की कसौटी है उसमें निहित विडंबना तत्व। अपने मूल्य चिंतन में रिचर्ड्स ने बार बार यह कह रहे हैं कि कविता श्रेष्ठतम रूपों की विडंबना ही है। रचना में परस्पर विरोधी आवेगों संवेगों भावों को एकत्र करते हुए एकाग्र करने की विडंबना के द्वारा भावों को एकत्र करते हुए एकाग्र करने का कार्य विडंबना के द्वारा ही होता है। रिचर्ड जिसे विडंबना कहते हैं उसे ही टी.एस. इलियट विदिग्ध या वैदिग्ध कहा है, जिसका कार्य विदिग्ध का कार्य भी रचना कर्म में आंतरिक संतुलन स्थापित करना ही है। किंतु टी.एस. इलियट के विचार की भिन्नता इस बात में है कि वे आंतरिक संतुलन को कविता की पूरी संरचना में व्यक्त न मान के कविता के प्रभाव में मानते हैं। रिचर्ड्स के मत में कविता सिंथेसिस की वह मनोदशा इस निष्क्रिय मनोदशा से भिन्न है जिसमें हम विरोधी भावों के आकर्षण के कारण स्तब्ध रह जाते हैं। जाहिर है क्रोध घृणा आदि के प्रबल आवेग के कारण मन में जो दृढ़ता एकरूपता आ जाती है वह सिंथेसिस से भिन्न होती है। कारण उसमें अनेक परस्पर विरोधी आवेग सामंजस्य संतुलन स्थापित नहीं होता है। वो एक ही प्रबल आवेग अन्य मानसिक शक्तियों स्थितियों पर छा जाता है, उन्हें अपने में लीन कर लेता है। इसलिए विशेष ध्यान के बाद रिचर्ड्स ने प्रिंसिपल ऑफ ए लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 7वें अध्याय में सौंदर्य के मनोवैज्ञानिक मूल और विस्तार के सूक्ष्म गहन विवेचन किया है और उन्होंने कहा है कि जीवन में संतुलन और व्यवस्था के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे आवेग मनोवेग स्वतः व्यवस्थित होते रहते हैं। व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए साहित्य और कला से विशेष सहायता उत्पन्न होती है, विशेष सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम रामचरितमानस को पढ़कर पाठक धार्मिक ही नहीं बनता बल्कि उसमें एक खास तरह का सुंदर मूल्य भी वहाँ पाता है और वह सुंदर मूल्य जो है सामान्य जीवन मूल्य से भिन्न नहीं होता है। यानी रामचरितमानस को पढ़ने के बाद जो है जरूरी नहीं कोई व्यक्ति धार्मिक हो रहा है, कोई रामचरितमानस के पढ़ने के बाद एक मूल्य ले सकता है, जैसे परिवार कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, है ना। तो यही चीज़ें जो वहाँ से जो मूल्य मिल रहा है और यही मूल्य जो है साहित्य और कला से मिलता है जो इंसान के जीवन को व्यवस्थित बनाता है, उसमें संतुलन लाता है, उसे सही राह पे ले जाता है। और आई.ए. रिचर्ड्स यही कहना चाह रहे हैं। रिचर्ड्स के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जो है सार संक्षेप यहाँ दिया गया है, जिसे हमने अभी पढ़ा है। कला और कला अनुभूति जीवन के मानव व्यापार से संबद्ध होता है, उससे भिन्न नहीं होता है। मानव क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसमें मनोवेगों में संतुलन और व्यवस्था उत्पन्न करने का सामर्थ्य कहाँ तक है। आलोचना के 2 आधार हैं, मूल्य और संप्रेषण। रिचर्ड्स कला को संप्रेषण क्रिया का सर्वोत्तम माध्यम मानते हैं। इस मूल्य को और इसके अलावा वो सामरस्य और संतुलन को ही मूल्य मानते हैं कविता का, ठीक है। और इस मूल्य को रिचर्ड्स ने सदैव आनंद और उपदेश के मूल्यों के ऊपर रखा है। उनका कहना है कि आनंद कविता से मिलती है या कविता उपदेश देता है, ये नहीं, बल्कि कविता हमारे अंदर एक संतुलन पैदा करता है और इस मूल्य को उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है। कला अनुभव अपने में मूल्यवान और लौकिक अनुभव से अपनी प्रकृति में भिन्न नहीं होता है। आलोचक इसी कला अनुभव का विवेचन और विश्लेषण करता है, इसीलिए उसे मूल्यों का न्यायाधीश का दर्जा देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि जिस संतुलन और सामरस्य को रिचर्ड्स मूल्य मानते हैं उसमें कोई आनंद की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। वे काव्य अनुभूति और आनंद अनुभूति नहीं मानते हैं। वे काव्य अनुभूति को आनंद अनुभूति यानी काव्य को आनंद की अनुभूति नहीं मानते हैं। हिंदी आलोचना में रिचर्ड्स इस मत का सीधा समर्थन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा निबंधों में दिया गया है। वे रसानुभूति या काव्य अनुभूति को आनंद अनुभूति का ही पर्याय नहीं मानते हैं। यानी कविता का उद्देश्य सिर्फ आनंद या मनोरंजन की चीज़ नहीं है।
और ऐसा रामचंद्र शुक्ल भी नहीं मानते हैं। कहने का मतलब है कि आइए रिचर्ड्स का प्रभाव कुछ न कुछ रामचंद्र शुक्ल पर भी देखने को मिल रहा है। रिचर्ड्स के समकालीन कवि आलोचकों में टी.एस. इलियट ने उनके मूल्य सिद्धांत का विरोध अपनी पुस्तक द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉडर्न माइंड में किया। इलियट ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं इस प्रकार किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता जो शुद्ध व्यक्तिगत मनोविज्ञान की नींव पर टिका हो। ठीक है। इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के विरोध में दिखाई देता है। आगे हम पढ़ते हैं, विद्वानों ने रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को प्रभाववादी मूल्य कहकर बयान किया और किंतु वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की सत्ता को पर्याप्त महत्व न देने के कारण मूल्य सिद्धांत की व्यवहारिक उपयोगिता ही खतरे में पड़ गई। मूल्य सिद्धांत को काव्य के अतिरिक्त अन्य कलाओं पर भी लागू करते हैं तो हमें संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते। इसका एक कारण तो यह है कि रिचर्ड्स मनोवेगों का अर्थ संदर्भ निश्चित करने में असमर्थ रहे। यही कारण है कि देश विदेश के अधिकांश विद्वान मूल्य सिद्धांत से ज़्यादा संप्रेषण से संबंधित रिचर्ड्स के चिंतन को महत्व देते हैं, चाहे वो अपने सुख के लिए लिखता हो या लोक मंगल की भावना से लोक मंगल की भावना से भर के सबके हित के लिए लिखता हो। उसकी भावनाओं और विचारों का स्वरूप संप्रेषण शक्ति से निर्धारित और संचालित होता है। अब हम पढ़ते हैं भाषा सिद्धांत, जो आइए रिचर्ड्स का है। कविता संप्रेषणीयता के बिना अपने उद्देश्य को सिद्ध नहीं करता। भाषा ही प्रेषण का साधन और माध्यम है। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा के सिद्धांत की स्थापना की। इस काव्य भाषा चिंतन को काव्य भाषा का संवेगात्मक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमोटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज का नाम दिया। रिचर्ड्स ने अपने शिष्य ऑर्डगेन के साथ मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में तत्परक भाषा का विवेचन किया था और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रागात्मक भाषा या भावात्मक भाषा का विवेचन किया और उन्होंने दो भेद बताया, रागात्मक भाषा और तत्वपरक भाषा। तथ्यपरक भाषा का प्रयोग जो है तार्किक और दार्शनिक और वैज्ञानिकों की भाषा में मिलता है। वहाँ पर शब्द द्वारा हमें किसी तथ्य की सूचना मिलती है, उसका यथार्थ उसके बारे में पता चल जाता है और उससे हम उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। उससे जो लिखा हुआ है भाषा में जो शब्द, वो शब्द का मतलब वही होता है, जबकि रागात्मक भाषा में भावपरक तत्वों की प्रधानता होती है। यानी हम यहाँ पे भाषा को लिटरल लेने के बजाय उसके भावों को समझते हैं। जो नहीं जो लिखा हो हूबहू उसका वही मतलब निकलता, उसका भाव समझते हैं। तो इसीलिए उन्होंने दो भेद किया, एक तथ्यपरक भाषा, एक रागात्मक भाषा, एक तथ्यपरक भाषा। तो यहाँ जो है सूचना नगण्य बन जाती है। संगीत में, काव्य में हम पाते हैं कि जहाँ तथ्य अंतर्निहित रहते हैं वहाँ उनका प्रभाव गौण हो जाता है। कविता हमारे हमारे भावों को उद्बुद्ध करती है, हमारी चित्तवृत्तियों को झकझोर देती है। सार संक्षेप यह है कि विज्ञान की भाषा तथ्यपरक होती है, जबकि कविता की भाषा भावपरक या रागात्मक होती है। रिचर्ड्स ने अपने ग्रंथों में इस बात का बार बार बल दिया है कि कवि या कलाकार किसी वैज्ञानिक के भांति तथ्य या सत्य की खोज नहीं करता है। इसलिए तो वह विभिन्न रागात्मक अवस्थाओं और भूमिकाओं और चित्तवृत्तियों का सृजन करता है। लेकिन इस विचार का बहुत से चिंतकों ने यह कहकर खंडन किया कि तथ्य और भावना को अगर अलग अलग करते हैं तो वो सैद्धांतिक स्तर पर तो अलग है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर ये अलग नहीं हो सकता है। रिचर्ड्स इस भेद के प्रति कम सतर्क नहीं थे। उन्होंने स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट नामक अपनी पुस्तक में रागात्मक का अर्थ आग्रह पर बल देकर मैक्स ब्रेक जैसे आक्षेपों का खंडन कर दिया। लेकिन रिचर्ड्स इस का भाषा को सिद्धांत को लेकर इतना वाद विवाद रिचर्ड्स के इस का भाषा को लेकर हो गया कि आगे उन्होंने अपनी इस अपनी पुस्तक फिलोसफी ऑफ रेटरिक में अपनी इस मान्यता को थोड़ा संशोधित कर दिया और उन्होंने मान लिया कि कविता की भाषा में भावात्मकता के साथ साथ कुछ विचारात्मक को संश्लिष्ट कुछ विचारात्मक तत्व भी जुड़े होते हैं। अर्थ संबंधी संदर्भ सिद्धांत विकसित करने का श्रेय भी रिचर्ड्स को ही जाता है।
इस संदर्भ में सिद्धांत से काव्य में भाषा की लाक्षणिकता और अनेकार्थकता को समुचित आदर मिला है। अब हम पढ़ते हैं आई.ए. रिचर्ड्स की अर्थ मीमांसा चिंतन। रिचर्ड्स ने भाषा के स्वभाव और कार्य का गंभीर विवेचन करते हुए यह प्रश्न बहुत गहरे स्तर पर उठाया कि अर्थ से तात्पर्य क्या है। भाषा ही भाव संप्रेषण का माध्यम है और इस माध्यम का उपयोग हर रचनाकार अपने अपने ढंग से करता है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है और यह प्रतीक व्यवस्था ही रचनाकार और पाठक के बीच मानसिक सेतु काम करता है। यानी भाषा प्रतीकों के माध्यम से प्रतीक के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है और यही रचनाकार और पाठक के बीच संपर्क बना पाता है, मानसिक सेतु का काम करता है। भाषा प्रतीकों में मानसिक वृत्तियाँ अर्थगुच्छ निहित होते हैं। इस दृष्टि से अर्थ ग्रहण के अनेक स्तर होते हैं। सभी पाठकों की मानसिक भूमिका एक जैसी नहीं होती है, इसीलिए वे रचना का एक अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं, एक बिंब भी ग्रहण नहीं करते हैं। और वो उनका जो है, जैसे कोई भी रचना लिखा गया, अगर आज से 100 साल पहले लिखा गया, तो आज के जो पाठक होंगे वो देश काल और समय के संदर्भ में वो अर्थ को अलग संदर्भ में उसको समझेंगे। एक ही शब्द के कई अर्थ समझ सकते हैं। पाठक अर्थ के भीतर की व्यंजना की बारीकियों को पकड़ने लगता है, अर्थ की जटिलताओं में धंसकर समझने लगता है, फिर उस भाषा के जटिल प्रतीकों का अर्थ संधान में उसे मजा आने लगता है। रिचर्ड्स का यह भी मानना है कि भाषा के अभिप्रायों को समझने में व्याकरण की सहायता व्याकरण सहायक है, किंतु उससे भी अधिक सहायता करता है मनोविज्ञान, क्योंकि मन में उत्पन्न होने वाले जो द्वंद्व हैं, तनाव हैं, विरोधों के भावों का जो परस्पर संबंध है, भाषा में बराबर परिलक्षित होता है। भाषा का एक स्तर वह भी है जिसमें रूपकों का भी प्रयोग किया जाता है, और रूपक जो है वो उसके जरिए जो है रूपात्मक भाषा या व्यंग्यात्मक गर्मी भाषा में हम अर्थ के अनेक स्तरों पर पहुँच जाते हैं। भाषा में तथ्यों भाषागत प्रतीकों में तथ्यों की सूचना के साथ साथ भाव, विचार, वृत्ति, संकेत, चेष्टा, अभिप्राय, रूपक आदि का भंडार होता है। रचनाकार इस भंडार को अपने अपने ढंग से उपयोग करता है, वह पुराने शब्दों में नया अर्थ भर देता है। भाषा का कार्य तो सफल तभी माना जाता है जब वह किसी पुराने घिसे पिटे शब्दों को नए अर्थ की पॉलिश कर देता है। जब कभी शब्द प्रतीकों की इन विशेषताओं को लक्षित करा देता है, तभी भाषा के कार्य को सफल माना जाता है। यानी भाषा का कार्य है सरल और जटिल अर्थ को संप्रेषित करना। जीवन में भाषा सामान्य रूप से और साहित्य में वही भाषा विशेष रूप से अर्थ का वहन करती है। मतलब हम जैसे सामान्य जीवन में कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसका सामान्य मतलब होता है, लेकिन अगर साहित्य में उसी शब्द का यूज़ किया गया है तो एक शब्द के 1000 मतलब निकल सकते हैं और उससे समझने वाले लोग अलग अलग चीज़ें समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर अर्थ ग्रहण से क्या अभिप्राय है और अर्थ व्यापार किस तरह संचालित होता है। मतलब मूलतः जो है रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में भाषा के अर्थ ग्रहण के 4 बात बताए हैं। वाच्यार्थ, भाव, ध्वनि यानी लहजा और अभिप्राय यानी इंटेंशन। यानी वाच्यार्थ यानी शब्द जो है सेंटेंस कहना क्या था, उसका सेंस क्या है, और उसके बाद हमारी फीलिंग, हमारा भाव क्या है, और उसका ध्वनि टोन क्या है, फिर उसका इंटेंशन क्या है, वो लेखक या वक्ता का जो है उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, भाषा के इन चारों उपकरणों को लेकर चलने या इनके मेल से ही भाषा का समग्र अर्थ व्यंजित होता है। किसी एक ही अंग को लेकर चलने पर अनर्थ की आशंका रहती है। प्रयोजन के अनुसार ही किसी प्रकार विशेष के अर्थ पर जोर रहता है। जैसे वैज्ञानिक भाषा में यथातथता का आग्रह लेकर चलता है, जबकि रचनाकार भाषा को कल्पना के प्रयोग से रंग रंजित कर भावमूलक रूप देता है। रचनाकार भाव और टोन को बहुत महत्व देगा, जबकि वैज्ञानिक केवल तथ्य का निरूपण करेगा। न्यू क्रिटिसिज्म, मीनिंग ऑफ मीनिंग,
प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने इमोटिव मीनिंग या भावात्मक अर्थ पर विशेष बल दिया है और कहा है कि काव्य के लिए अवंतितार्थ अर्थ की अपेक्षा भावात्मक अर्थ उपयोगी और अपेक्षित होता है। कवि केवल सूचना, तथ्य, ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं लिखता, वह तो अनुभूति, प्रेरणा, भाव, मर्म का सौंदर्य दूसरों तक भाषा से संप्रेषित करने के लिए लिखता है। किंतु प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में रिचर्ड्स ने भाषा के 4 अर्थ व्यापारों की विस्तार से चर्चा की है और कहा कि सेंस से तात्पर्य अभिधेयार्थ ग्रहण और फीलिंग से इमोटिव मीनिंग यानी भावात्मक अर्थ ग्रहण है। यानी वक्ता अथवा लेखक का श्रोता के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इससे टोन का निर्धारण होता है। इंटेंशन लेखक या वक्ता के अर्थ का निर्धारण करता है। इन चारों के संबंध से लय निर्धारित इन चारों का संबंध अर्थ से लय निर्धारित हुआ करता है। इस प्रकार रिचर्ड्स ने अर्थ की स्थिति लय में माना है। लय केवल ध्वनियों की नियोजनाओं मात्र नहीं है, अपितु भाषा की तह में रहने वाला सारभूत तत्व है। अर्थ प्रकाशन और अर्थ बोध दोनों में लय की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे ही तो हिंदी में भी कुंतक ने व्यंजनवादी जो हैं उन्होंने अपने निरूपण और प्रकरण में विशेष महत्व दिया है। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी प्रकरण और वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने प्रबंध वक्तव्य को विशेष महत्व दिया है और इस कारण उसे विशेष सम्मान भी मिला है। वास्तव में रिचर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट संबंधी विचारों का मूल स्रोत मनोविज्ञान ही है। रिचर्ड्स ने फिलोसफी ऑफ रेटरिक में शब्दों के स्वभाव, उनके साहचर्य के नियम, शब्द संगति, वाक्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। रूपक अथवा मेटाफर की चर्चा देश विदेश के चिंतन में बराबर होती रहती है। रिचर्ड्स ने रूपक के विश्लेषण में कहा है कि रूपक कभी कभी तो अर्थ के 7 स्तर मिलते हैं और आधुनिक कविता की दुरूहता बहुत कुछ रूपकों की जटिलता के कारण ही है। भारतीय चिंतन में भी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के साथ तात्पर्य वृत्ति जैसे चर्चा हुई है और उसी तरह रिचर्ड्स इम्पसन के विचार तो नहीं कर सके उसे, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी पुस्तकों में लक्षणा, व्यापार, व्यंजना रिचर्ड्स और इन लोगों ने ग्रहण अवश्य किया है। आगे हम पढ़ते हैं लय और छंद। रिचर्ड्स ने कविता के बाह्य व्यवस्था को लेकर नए ढंग से विचार किया। उनका मत है कि परंपरागत नपे तुले हुए छंदों में लिखी हुई कविता ढर्रेदार होती है, निबंध की बेरियां में बंधी होने के कारण एक लीक पर ही दिखाई पड़ती है। लैटिन कविता के छंद कड़े अनुशासन के कारण ही कुछ महत्व नहीं ज़्यादा गेन कर पाया। कविता के लिए लय तो अनिवार्य है, लेकिन लय का स्वरूप जो होता है, लय के जो है एक तरह से अगर बंधा हुआ है तो वो सही नहीं होता है। वास्तविकता है कि लय जो है एक प्रकार से लय और छंद के बारे में रिचर्ड्स ने कुछ जो है नवीन व्याख्या प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि लय और छंद कल्पना बहुत कुछ ढर्रेदार ढंग से जो की जा रही थी, लेकिन रिचर्ड्स का कहना है कि उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या होनी चाहिए और वो मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत भी करते हैं। लय का आधार वो बताते हैं प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी। काव्य अथवा संगीत में लय इस प्रकार नियोजित की जाती है कि अर्थ की भावी संभावनाओं का प्रकाशन मन में छाया रहता है। लय तो मन की गहराई से उठकर भाषा में बैठ जाती है। छंदों का काम है लय को नियमित करना, किंतु छंद का यांत्रिक प्रयोग रिचर्ड्स को स्वीकार नहीं है। रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में और हाउ टू रीड अ पेज नामक पुस्तकों में काव्यांश विश्लेषण में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। रिचर्ड्स स्वयं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कविता के साथ आस्था के प्रश्न को उठाते हुए कहते हैं कि हम डिवाइन कॉमेडी या पैराडाइज लाइस्ट में आस्था ना रखते हैं, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं। यही बात रामचरितमानस और सूतसागर को लेकर भी कहा जा सकता है कि यह केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सभी अपने अपने ढंग से पढ़ते हैं। काव्य में आस्था का प्रश्न रागात्मक प्रतिक्रियाओं से संबंध है, न कि तथ्य निरूपण अथवा परीक्षण से मूल्यांकन। अब मोटा मोटी पढ़ते हैं कि रिचर्ड्स का जो विचार है वो सही है या गलत है।
पश्चात साहित्य चिंतन में रिचर्ड्स ने पहली बार कविता के अर्थ संप्रेषण, व्यापार और पाठक पर पड़ने वाले काव्य प्रभाव के आधार पर प्रयोगशाला पद्धति से नई आलोचना के मार्ग का श्रीगणेश किया है। यही कारण है कि न्यू क्रिटिसिज्म के प्रवर्तकों में रिचर्ड्स की चर्चा बड़े आदर से की जाती है। उनके सभी निष्कर्ष तो स्वीकार नहीं हुए, परंतु अर्थ और संप्रेषण से संबंधित उनके विचारों को पर्याप्त आदर मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिचर्ड्स ने विज्ञान के युग में विज्ञान के आतंक से मुक्त होकर न केवल कविता के महत्व की प्रतिष्ठा की है, बल्कि साहित्य आलोचना को वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता प्रदान करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया है। उन्होंने रोमांटिसिज्म का विरोध करते हुए चिंतन की क्लासिक परंपरा में प्राण डालने का प्रयास किया है। साथ ही कलावाद का पूरी तार्किकता से खंडन किया है। उनके तर्क की टक्कर से ही क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का माया महल ढह गया। कला अनुभव, अलौकिकता और सौंदर्य अनुभूति की अति इंद्रियता के भ्रमजाल को छिन्न भिन्न करते हुए रिचर्ड्स ने काव्य अनुभव को जीवन अनुभव के ठोस जमीन धरातल पर स्थापित किया। यह कहना न होगा कि उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को नई दिशा दी और नए शब्दों से उसे संपन्न किया। आधुनिक अंग्रेजी के आलोचकों में रिचर्ड्स का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाषा के बारे में चर्चा कर ही दी कि उन्होंने भाषा के विषय में बहुत ही सरल और स्पष्ट व्याख्या किया। इसके अलावा रिचर्ड्स ने जो है न्यू क्रिटिसिज्म की पीढ़ी पर रिचर्ड्स का प्रभाव जो पड़ रहा है उसे मतलब ये जो है न्यू क्रिटिसिज्म का जो है न्यू क्रिटिसिज्म जो उनकी पुस्तक है उसका जो है हमारी पीढ़ी पर प्रभाव परिलक्षित होता है। हिंदी में हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार आई.ए. रिचर्ड्स की प्रभाव के कारण ही चर्चा की और तभी से लेकर आज तक हिंदी समीक्षा में भी आई.ए. रिचर्ड्स के चिंतन का बार बार महत्व दिया गया है। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक और को छोड़ दिया जाए जो रिचर्ड्स के काव्य चिंतन से असहमत हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत इसको महत्व देते हैं, महत्व से पूरी तरह इनकार नहीं करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म, जिसमें आई.ए. रिचर्ड्स की भी बातें आएंगी।